अनाथ बच्चे के अंदर जल ड्रैगन देवता को सील कर दिया गया ताकि वह उसकी ताकत जागृत कर सके और सभी ड्रैगनों के देवता से लड़ सके। वर्षों बाद 4 द्वीपों का एक द्वीप समूह था जिसे आयाका द्वीप समूह कहा जाता था। उनमें से 3 में मूर्ख मनुष्य रहते थे और एक में आग और पानी के 2 मौलिक ड्रैगन। ये ड्रैगन द्वीपों के रक्षक थे और उनके बारे में एक कहानी थी। बहुत पहले एक ड्रैगन, जल ड्रैगन, कमजोर हो गया और अग्नि ड्रैगन बिल्कुल पागल हो गया। जल ड्रैगन जीवन देता था और अग्नि ड्रैगन जीवन लेता था। जब जीवन देने वाला ड्रैगन कमजोर हुआ तो पृथ्वी पर हर चीज के लिए जिम्मेदार नई ऊर्जा और ऊर्जा स्रोत बाधित हो गया। इससे अग्नि ड्रैगन पागल हो गया। भाई के पास धैर्य नहीं था और उसने सबको तबाह कर दिया। लेकिन एक दिन गैंडाल्फ आता है। उसने पानी के ड्रैगन की घटती शक्तियों को बहाल करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। इसके बाद पानी ने कहा, ठीक है, हम शांत हैं। अब आग का ड्रैगन नहीं भाई। संतुलन ने द्वीपों को बचाया, उनमें जीवन वापस लाया। एक शरारती बच्चे जिसका नाम युकिटो यानागिस था अपने पिता मकोटो के साथ आयाका द्वीप समूह के दूसरे द्वीप पर रहता था जो वन पीस के ऐस जैसा दिखता है। युकिटो का एक बड़ा भाई जिंगी था जिसे उसके पिता ने अपने शिष्य के रूप में गोद लिया था। जिंगी युकिटो के बहुत करीब था जब वे छोटे थे, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं, एक बार जब वे साथ खेल रहे थे तो उसने उसे गले लगाया। बेबी युकिटो ने जिंगी की अंगुली पकड़ी और उसकी बेंडिंग शक्तियां सक्रिय हो गईं। पानी अचानक जिंगी की अंगुली के आसपास बनने लगा। युकितो के हाथ से आकर ये एक गेंद के आकार का पोर्टेबल स्विमिंग पूल बना जो युकितो और जिंगी के आसपास भरने लगा। जिंगी उलझन में और डरा हुआ था, लेकिन कुछ भी होने से पहले मकोटो पहुंचे और उन्होंने उसके शक्तियों को निष्क्रिय करने के लिए मुख्य विस्तार का उपयोग किया। जिंगी ने पूछा कि क्या हुआ और मकोटो ने उसे बताया कि युकितो विशेष था और उसकी जल शक्तियां बहुत मजबूत थीं। जिंगी से कहा गया था कि वह अपने परिवार में किसी को, खासकर अपने बड़े भाई हारू और आइका को, कुछ न बताए, क्योंकि यह एक रहस्य था। रहस्य यह था कि युकितो को बस भीगना पसंद था और वह जल ड्रैगन भी था, बस वह एक जैसा नहीं दिखता। जिंगी को अपने गुरु के साथ यह रहस्य साझा करना पसंद था और वह इसके बारे में उनसे बात करता जब बड़े भाई आसपास नहीं होते थे। जिंगी को लगा कि युकितो बहुत छोटा है और उसने सोचा कि क्या वह कभी फिर से पानी का ड्रैगन बनेगा। मकोटो ने उसे बताया कि जब युकितो बड़ा होगा तो वह पानी के ड्रैगन में बदल सकेगा और फिर भी अपनी मानव रूप बनाए रखेगा। लेकिन तब भी मकोटो को एक कठिन अनुष्ठान करना होगा। उसने जिंगी को बताया कि यह सब ठीक रहेगा क्योंकि वही अनुष्ठान करेगा। जिंगी को केवल युकितो की रक्षा करनी थी। जिंगी ने इसे स्वीकार किया और मुस्कुराते हुए युकितो का हाथ पकड़ा। एक दिन ये 2 युवा हारू और आइका अपने गुरु मकोटो के साथ अरामितामा नामक दुष्ट प्राणियों को शांत करने का काम करके घर लौटे। दोनों लड़के मकोटो के छात्र थे, जैसा कि जिंगी भी था। वे हर दिन प्रशिक्षण लेते थे ताकि अपने गुरु की तरह लेई मास्टर बन सकें। गुरु और उनके छात्र इनुओ, जो द्वीपों के मेयर थे, और उनकी मकान मालकिन मोमोको के साथ मिलकर बहुत घनिष्ठ थे। वे एक परिवार की तरह थे और छात्र एक दूसरे के भाई की तरह थे। हालांकि छात्रों के बीच उनके गुरु के पक्ष में लड़ाई होती थी, फिर भी वे बहुत अच्छे से साथ रहते थे और हमेशा एक दूसरे का समर्थन करते थे। मोमोको उन्हें युकितो के सामने लड़ाई न करने के लिए कहती थी क्योंकि युकितो सवाल पूछते थे। फिर हारू और आइका लड़ाई बंद कर देते थे क्योंकि वे युकितो के लिए एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे। इससे मकोटो को हंसी आती और वे उन्हें बताते कि वे परिवार हैं, उन्हें इसी तरह व्यवहार करना चाहिए। बाद में 2 छात्र प्रशिक्षण करते और जिंगी उन्हें देखते और कहते कि आराम से ले। हारू ने उन्हें समझाया कि वह मकोटो के सेवानिवृत्त होने पर उनके मंदिर को संभालना चाहते हैं। वह इतना मजबूत बनना चाहते थे कि यह कर सके। आइका ने जिंगी से पूछा कि वह प्रशिक्षण क्यों नहीं कर रहे थे, जबकि वह भी छात्र हैं और पानी आधारित लई मास्टरी में बहुत मजबूत है। जिंगी ने उत्तर दिया कि वह बस अलग बने हैं और उन्हें प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है। लेकिन माकोटो ने पीछे से उसे लात मारी और कहा कि वह डेविड मार्टिनेज नहीं है। उसे अभी भी प्रशिक्षण लेना चाहिए और यह ध्यान से सोचना चाहिए कि अपनी क्षमताओं का उपयोग कैसे करना है। जिंगी अपने गुरु की इस हरकत से नाखुश था क्योंकि वह सिर्फ मजाक कर रहा था। आइका अपने गुरु के पास गई और उनसे हारू को ड्रैगन शांत करने वाले अनुष्ठान का नेतृत्व करने देने की विनती की। तो ने उससे कहा, नहीं भाई। हारू इसके लिए तैयार नहीं था। भले ही आइका ने तर्क दिया कि उन्होंने अन्य अनुष्ठानों में मदद की थी, उसने आइका और हारू से कहा कि अगर वे अपना प्रशिक्षण जारी रखते हैं तो हारू, आइका और जिंगी की मदद से एक ब्रह्मचारी नर्ड बन जाएगा, या सरल शब्दों में कहें तो एक पुजारी। कुछ वर्षों में हारू और आइका ने अपना सर्वश्रेष्ठ करने का वादा किया, लेकिन जिंगी तैयार नहीं था क्योंकि वह अग्नि ड्रैगन को शांत नहीं करना चाहता था। हर साल मकोटो ने उससे कहा कि उसे ऐसा करना होगा क्योंकि अग्नि ड्रैगन जल ड्रैगन को बहुत याद करता है। यही कारण था कि वो गुस्से में था। उसे चिंता थी कि अग्नि ड्रैगन जल्द ही अरामितामा बन जाएगा। हारू ने पूछा कि क्या यही कारण है कि उन्हें चौथे द्वीप पर लगाए गए अवरोध को मजबूत करना पड़ा, जहां ड्रैगन रहते थे। माकोतो ने सहमति जताई कि यही कारण था कि वह नहीं चाहता था कि वे अनुष्ठान करें। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम था, लेकिन आइका चिंतित थी कि अग्नि ड्रैगन की दबाई हुई शक्तियां साल दर साल बढ़ती जा रही थी। वह चाहता था कि वे कुछ और कर सकें, लेकिन उसने अपने गुरु का विरोध करने के लिए कुछ नहीं कहा। मोमोको कुछ डेयरी क्वीन लेकर आई और मदद की। उनकी मदद करके उन्हें एक ताजगी भरे विश्राम का अनुभव कराया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, आइका और हारू ने अपनी प्रशिक्षण के साथ साथ अपनी औपचारिक शिक्षा भी जारी रखी। मोमोको युकितो के साथ घर पर रही और जो कुछ भी हम देख रहे हैं वह पकाया।
भाइयों और उनके गुरु ने साथ में कई मिशनों पर जाकर द्वीपों के बीच इवा मातामा को शांत किया। अर्थुइयां आती जाती रहीं और असामान्य परिवार ने हर एक का आनंद लिया। एक दिन एक भूकंप ने चौथे द्वीप पर अग्निदैत्य की वजह से द्वीपों में लगातार डबस्टीप बजाना शुरू कर दिया। मकोटो ने तय किया कि वह यह काम पूरा करेंगे, जबकि उसके छात्र घर पर सबको सुरक्षित रखेंगे। मकोटो को उम्मीद थी कि वह जल्द से जल्द घर वापस आएंगे। पहले वह एक हथियार लेने गए जो उन्हें सही ढंग से दैत्य को शांत करने में मदद करेगा जबकि वह दूर होंगे। भूचाल लगातार होते गए और यहाँ तक कि मातामा, छोटे जल प्राणी जो द्वीप की सादगी को दर्शाते हैं, भी डर गए। फिर भी उसने और हारू ने अपनी मूर्खता को एक नया स्तर देने और मामले अपने हाथ में लेने का फैसला किया। उन्होंने निर्णय लिया कि द्वीपों को बचाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि कुछ नौसिखिए खुद चौथे द्वीप पर जाकर ड्रैगन को शांत करें। दो छात्रों ने अपनी पूरी कोशिश की कि ज्वालामुखी से ड्रैगन बाहर न निकले। दुर्भाग्य से जो अवरोध ड्रैगन की शक्तियों को रोक रहा था वह टूट गया और इससे उनकी आत्मा ऊर्जा समाप्त हो गई। उन्होंने ड्रैगन को रोकने की कोशिश की, लेकिन अग्नि ड्रैगन ज्वालामुखी में था। अन्य द्वीपों पर लोगों ने ज्वालामुखी विस्फोट देखा और थाईलैंड के लिए एक क्रूज जहाज पर जाने का निर्णय लिया। शिंची ने छोटे युकितो का हाथ पकड़ा और उसे एक निकासी नौका पर ले गए। युकितो स्थिति को नहीं समझ सका क्योंकि वह स्कूल नहीं गया था। हारू ने आइक की मदद करने का फैसला किया, जिससे ड्रैगन को हमला करने का मौका मिल गया। हारू ने जल्दी से आइके को रास्ते से हटा दिया, जिससे वह नाराज हो गया क्योंकि हारू उसे उनके ऊपर प्राथमिकता दे रहा था। मिशन! ड्रैगन उन दोनों पर हमला करता रहा और लगता था कि कोई रास्ता नहीं था जब तक उनके मास्टर नहीं आ गए। उसने बच्चों से कहा कि यह काम मुझ पर छोड़ दो और बाहर निकल जाओ। आई का मदद करना चाहता था, लेकिन हारू ने उसे वहां से निकाल दिया, जिससे वह और भी अधिक निराश हो गया। वह अपने गुरु को आग वाले ड्रैगन के रहम पर नहीं छोड़ना चाहता था। मकोटो ने स्थिति की गंभीरता को समझा और उसे पता था कि लोगों की जिंदगियां उस पर निर्भर थीं। ड्रैगन के साथ उसकी लड़ाई एक ज्वालामुखी विस्फोट जैसी लग रही थी और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। और बिल्कुल ऐस की तरह मकोटो मर गया और एका और हारू ने उसे ज्वालामुखी के अंत में पाया। जिस दिन मकोटो को दफनाया गया, एका ने मोमोको के साथ उनकी वसीयत पर चर्चा की। अपनी वसीयत में मकोटो ने निर्देश दिया था कि वे युकितो को मुख्य भूमि पर ले जाएं, वहां रहें और 15 वर्ष की उम्र तक उससे संबंध तोड़ लें। वे दोनों मकोटो के निर्णय को नहीं समझ पा रहे थे और उस गरीब लड़के को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। हालांकि अपने पिता की त्रासदी के बाद शिंची ने उनसे अपने गुरु पर भरोसा करने और मकोटो की इच्छा के अनुसार करने को कहा। दोनों के पास उनकी वसीयत का पालन करने के अलावा कोई और चारा नहीं था, क्योंकि वे भी उनके निर्णय पर भरोसा करते थे। शिंची को भी अपने मास्टर के कारण नहीं समझ में आए, लेकिन वह जानता था कि यह इसलिए है क्योंकि युकितो सोया हुआ जल ड्रैगन था। वो सोचता था कि क्या होगा जब युकितो मुख्य भूमि में अकेले बड़ा होगा। किसी बिंदु पर युकितो को खास अनुष्ठान की आवश्यकता होगी जो माकोटो चाहता था कि वह उसे जल में बदलने के लिए करे। ड्रैगन। अब जब मकोटो नहीं रहे तो यह शिंची को करना था। शिंची ने इसे अपनी जिम्मेदारी समझा क्योंकि उसके बड़े भाइयों को इसके बारे में पता नहीं था। उसने विधि को खोजा और पाया। उसने मकोटो द्वारा छोड़ी गई सारी जानकारी का अध्ययन किया। उसने प्रक्रिया को लिखा जब उसने जल ड्रैगन को बनाया और उसे युकितो में बदल दिया। फिर उसने लिखा कि वह अपनी जिंदगी कैसे त्यागने जा रहा था, उस पौराणिक योगी की तरह जिसने युकितो को जल ड्रैगन में बदला था। ये उसे लगा कि जो मकोटो ने अपने नोट्स में लिखा है उसे करना असंभव होगा, लेकिन शिंची ने अपने गुरु पर विश्वास करने और काम पूरा करने का निर्णय लिया। ये एक कठिन निर्णय था क्योंकि उसे भी खुद को बलिदान करना होगा। अनुष्ठान में निपुण हो जाने के बाद उसने द्वीप की शांति के बदले खुद को बलिदान करने की तैयारी की। ये उसके स्वभाव के विरुद्ध था, लेकिन वह द्वीप द्वारा पाला गया था। वह उन्हें अपने जीवन के लिए अड़ी था। उसने तय किया कि वह अपना जीवन तेजी से जिएगा और उसका पूरा आनंद उठाएगा, क्योंकि उसे पता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। एक दिन 10 साल बीत जाने के बाद उसने इनुओ को मोमोको से यह कहते सुना कि मुख्य भूमि से युकितो को लाना है। शिंची ने इसे करने के लिए स्वेच्छा से आगे आ गया। 10 साल बाद जब युकितो मुख्य भूमि पर गया, उसे इनुओ से एक पत्र मिलता है जिसमें उसे आयाका वापस आने के बारे में बताया गया है। उस रात सोते समय वह एक सपना देखता है जिसमें वह पानी के नीचे है। ये एक सपना है जो उसने कई बार देखा है, लेकिन अब उसे आश्चर्य नहीं होता। उसे यह सपना पसंद आ गया है क्योंकि यह उसे शांति का एहसास कराता है। उसे वहां रहना असली दुनिया से बेहतर लगता है जहां उसे लोगों से मिलना होता। अचानक एक हाथ उसकी ओर बढ़ता है और उसे पानी से बाहर खींच लेता है। तो इससे वह जाग जाता है और पाता है कि कमरा तेजी से हिल रहा है और फिर अचानक रुक जाता है। अगले दिन युकितो स्नातक करता है और अपने पालक घर से निकलकर आयाका वापस चला जाता है। जब उसके एक शिक्षक उससे पूछते हैं कि क्या वह आयाका वापस जाने के लिए ठीक है, तो वह कहता है कि इससे उसकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि उसने अपना पूरा जीवन पालक घरों में बिताया, उसका जीवन कठिन नहीं था और लोगों ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। हालांकि वह अभी भी अपनी अकेलेपन के लिए खुद को दोषी मानता है क्योंकि वह अकेला है। नर्ड, ओटाकू और सभी एनीमे नायक ऐसे ही होते हैं। जैसे ही वह चल रहा है, वह कुछ छात्रों को स्कूल के प्रवेश द्वार पर पुराने शिंची को बियर पीते हुए देखता है। जब शिंची उसे आता देखता है तो वह उसके सामने सांस लेता है, लेकिन युकितो को नहीं लगता कि वह उसे जानता है क्योंकि वह चश्मा पहन रहा है। इससे शिंची भ्रमित हो जाता है क्योंकि उसे यकीन है कि वही है। युकितो उसे अनदेखा करने की कोशिश करता है और दूर जाने लगता है, लेकिन शिंची हार मानने वाला नहीं है। वो उसके पीछे स्कूल से बाहर आता है, जिससे युकितो परेशान हो जाता है। फिर शिंची को एक विचार आता है और वह युकितो को पुल से धक्का दे देता है। उसे शैडो रियल में भेज दिया गया। युकितो हैरान और भ्रमित है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। वो घबरा जाता है क्योंकि उसका स्कूल यूनिफॉर्म तैरने के लिए बहुत भारी है।
उसी समय उसकी आंखें चमक उठती हैं, जैसे कोई शक्ति उसे अपने वश में कर लेती है और वह पानी में घूमने लगता है। वह चिंतित हो जाता है क्योंकि उसे याद आता है कि ऐसा कुछ पहले भी हुआ था जब वह छोटा था। गिंगी ये देखकर पुष्टि करता है कि वह युकितो ही है। वह एक जादू करता है जो उसे ऊपर सतह की ओर चढ़ते समय घूमने से रोकता है। युकितो परिणाम से आश्चर्यचकित होता है, लेकिन गिंगी एक और जादू करता है जो युकितो को उसके बैग में ले जाता है और फिर उसे ब्राजील ले जाता है। जब युकितो जागता है तो वह खुद को प्रशांत महासागर के बीच में पाता है। वह अपने आसपास के माहौल से भ्रमित है और जानना चाहता है कि क्या हो रहा है। गिंजी उसे बताता है कि वे आयका वापस जा रहे हैं। जब युकितो ये नाम सुनता है तो उसे एहसास होता है कि गिंजी भी वहीं बड़ा हुआ था और वही व्यक्ति है जो उसे लेने आया था, जैसा कि इनोए ने पत्र में कहा था। फिर भी युकितो अब गिंगी को नहीं पहचानता था क्योंकि उसे याद नहीं था कि वे बहुत करीबी थे इससे पहले कि वह चला जाए। गिंगी फिर खुद का परिचय देता है और युकितो को बताता है कि वे जब छोटे थे तो भाई जैसे थे। जल्द ही वे आयाका के दूसरे द्वीप पर पहुंचते हैं और इनोए और मोमोको उनका स्वागत करते हैं, जो युकितो को बताते हैं कि अब से वे उसके संरक्षक बन जाएंगे। युकितो उन्हें भी नहीं पहचानता और वे उसे 10 साल पहले के उनके संबंध के बारे में बताते हैं। युकितो उनका धन्यवाद करता है और कहता है कि उसे उनके या इस जगह के बारे में ज्यादा याद नहीं है, लेकिन वे उसे चिंता न करने के लिए कहते हैं। वे मेयर के घर वापस जाते हैं और रास्ते में युकितो एक छोटे से जल जीव को देखता है जिसे मातामा कहते हैं। उसे नहीं पता कि यह क्या है, लेकिन इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। फिर वे घर पहुंचते हैं और युकितो से कहा जाता है कि वह खुद को घर जैसा महसूस करे। गिंगी उसे इधर उधर देखने के लिए कहता है और देखता है कि क्या उसे कुछ याद आता है। युकितो अपनी छोटी उम्र की एक फोटो देखता है जिसमें वह अपने पिता, गिंगी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ है। उसे फोटो में किसी की भी याद नहीं है, यहाँ तक कि अपने पिता की भी नहीं, और उसे यह देखकर आश्चर्य होता है कि किसी ने उसके चेहरे को वहां फोटोशॉप कर दिया है। दूसरे लोग उसे बताते हैं कि उसके पिता कैसे व्यक्ति थे और ले मास्टर के रूप में वे क्या काम करते थे। युकितो समझता है कि उसके पास भी कुछ शक्तियां हैं जिन्हें वह समझा नहीं सकता और सोचता है कि उसने ये शक्तियां अपने पिता से पाई होंगी। गिंगी उसे बताता है कि उसे बस अपनी शक्ति का उपयोग करने की प्रैक्टिस करनी है और वह इसे समझ जाएगा। जब युकितो अपनी माँ के बारे में पूछता है तो उसे बताया जाता है कि वे उसे नहीं जानते क्योंकि उसके पिता बस उसके साथ आए थे बिना किसी स्पष्टीकरण के। ये वह नहीं है जो युकितो सुनना चाहता है, लेकिन यही एकमात्र बात है जो वे जानते हैं। इनोए माफी मांगता है क्योंकि युकितो के लिए इन वर्षों में अकेले रहना मुश्किल रहा होगा। जब उसके पास एक घर हो तब युकितो पूछता है कि आखिर उसे वापस क्यों बुलाया गया था, और इनोए बताता है कि यह उसके पिता की इच्छा थी। ये वही निर्देश थे जो उन्होंने छोड़े थे, लेकिन उनके पीछे के कारण उन्हें नहीं पता। इनोए इसके लिए माफी मांगता है और युकितो को रहने के लिए जगह देने की पेशकश करता है। युकितो इसे स्वीकार करने का निर्णय करता है क्योंकि भले ही स्थिति भ्रमित करने वाली हो, जो हो चुका है वो हो चुका है। वह अपने कमरे में जाता है और गिंगी उसका पीछा करता है क्योंकि गिंगी उसके लिए चिंतित है। उसे लगता है कि युकितो थोड़ा ठंडा और बंद हो गया है, जैसा कि वह बचपन में नहीं था। वह पूछता है कि ऐसा क्यों है और युकितो उसे बताता है कि वह फोस्टर केयर में था। एक दिन वह कुछ बच्चों के साथ नदी पर गया। उनमें से एक बच्चे ने उसे अनाथ बंदर कहा, जिससे वह गुस्सा हो गया। अपने गुस्से के कारण उसने अपनी शक्ति का उपयोग किया, जिससे नदी का पानी ऊपर उठकर बच्चे पर हमला करने लगा। बच्चा सिंह मिदारे में फंस गया और इस अजीब शक्ति ने युकितो को डरा दिया। बच्चे को पानी के नीचे नाचने के लिए मजबूर करने के बाद वह एक झपकी लेता है। ये बार बार होता रहा, जिससे उसने लोगों से दूरी बना ली। इसने उसकी भावनाओं को नियंत्रित रखने और लोगों को नुकसान पहुंचाने से रोका। जब वह बात करना समाप्त करता है तो वह देखता है कि गिंगी एक एनीमे का रिकैप देख रहा था और यह उसे परेशान करता है। इसलिए वह कमरे से बाहर चला जाता है ताकि शांत हो सके। वह शांत होने की कोशिश करता है, लेकिन उसे लगता है कि वह गोकू है जो तत्काल टेलीपोर्टेशन कर रहा है। वह समझ नहीं पाता कि जब उसने इससे बचने की इतनी कोशिश की तो उसे फिर से लोगों के साथ बातचीत क्यों करनी पड़ रही है। तभी मातामा दिखाई देता है और युकितो ध्यान देता है। ऐसा लगता है जैसे वह उबल रहा है और दर्द में है। यह असामान्य है क्योंकि वे आमतौर पर मित्रवत और प्यारे लगते हैं। ये पास की नदी में गिरता है, जिससे पानी के फटने की आवाज होती है। एक मुखौटा जैसा चेहरा जिसकी आंख से लाल रोशनी निकल रही है प्रकट होता है। ये युकितो पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन गिंगी समय पर पहुंचता है और युकितो को रास्ते से हटा देता है, जबकि जीव अपना शरीर पूरी तरह से विकसित करता है। गिंगी युकितो को बताता है कि यह एक अरामितामा है, जो एक मातामा है जो मुख्य पात्रों की ओर आकर्षित होती है और भ्रष्ट हो जाती है। चूंकि युकितो परेशान था, मातामा उसकी नकारात्मक भावना से भ्रष्ट हो गया और इस बुरी तरह से एनिमेटेड CGI में बदल गया। युकितो नहीं जानता कि क्या करना है, लेकिन गिंगी उसे अपने डोमेन के विस्तार को देखने के लिए कहता है। अरामितामा उन पर हमला करने के लिए 5 ऊर्जा गोले बनाता है। गिंगी अपनी शक्ति सक्रिय करता है और प्राणी पर हाथ चलाता है, इससे पहले कि वह कुछ कर सके। ये उसे पानी की बूंदों और छींटों में तोड़ देता है, लेकिन उसे हराता नहीं है। जब गिंगी को यह महसूस होता है कि वह असफल हो गया है, तो वह युकितो को उसके पानी के पेट में धकेलने का निर्णय लेता है ताकि उसे उकसा सके। इससे युकितो इतना परेशान हो जाता है कि अचानक उसकी शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं और वह अरामितामा को विस्फोट कर देता है। हालांकि उसकी निराशा के कारण उसके आसपास का पानी गिंगी पर हमला कर देता है। सौभाग्यवश गिंगी आसानी से हमले को निष्क्रिय कर देता है। युकितो गिंगी से प्रभावित होता है, लेकिन यह देखकर डर भी जाता है कि उसने अनजाने में उस पर हमला कर दिया। गिंगी उसे कहता है कि वह अपनी शक्तियों से इतना न डरे क्योंकि उसकी समस्या उन पर नियंत्रण की कमी है। युकितो सोचता है कि वह यह नहीं कर सकता, लेकिन गिंगी उसे प्रेरित करता है। उसे प्रोत्साहित करता है कि वह कोशिश करे और वादा करता है कि वह उसे प्रशिक्षण में मदद करेगा। अरामितामा शुद्ध होता है और ले ऊर्जा में वापस जाता है।
जिनगुई युकितो से कहता है कि वह उसे सब कुछ दिखाएगा जो वह जानता है, इसलिए उसे शांत रहना चाहिए और हमेशा अकेला रहने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब जिनगुई उसकी पेशानी पर थपकी देता है तो युकितो को उसकी एक याद आती है जब वह छोटा था। युकितो अगले दिन जिनगुई के साथ प्रशिक्षण शुरू करता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वह अपनी शक्ति को कैसे नियंत्रित करे अगर उसका प्रशिक्षण अदृश्य हैमबर्गर को पकड़कर बैठने के बारे में है। जिनगुई उसे बताता है कि यह उसकी मदद करेगा, लेकिन अभी के लिए उसे अपनी ले ऊर्जा को महसूस करने पर ध्यान देना चाहिए। युकितो उलझन में है क्योंकि वह नहीं समझता कि यह कथित ले ऊर्जा क्या है। जिनगुई समझाता है कि यह धरती के अंदर गहराई में बहने वाली एक प्रकार की जीवन ऊर्जा है। हालांकि दुनिया में ले ऊर्जा का सबसे बड़ा संकेंद्रण उनके द्वीप के नीचे स्थित है। जिनगुई बताते हैं कि उनके जैसे ले मास्टर्स द्वीप की ऊर्जा का उपयोग चीजों को नियंत्रित में रखने के लिए करते हैं। हालांकि युकितो की अपनी शक्ति उससे अलग है, इसलिए युकितो को अपनी शक्ति को नियंत्रित करने के लिए द्वीप की ऊर्जा की आवश्यकता है। जल्द ही उन्हें एक अरामितामा का ध्यान रखने का अनुरोध मिलता है जो अचानक प्रकट हुई है। जिनगुई सोचता है कि यह युकितो की प्रशिक्षण में मदद करेगा। वह उसे अरामितामा का सामना करने की योजना बनाने में मदद करता है। जब वे छुपकर योजना पर चर्चा कर रहे होते हैं तो अरामितामा उन्हें सुन लेता है और सबसे पहले उनके सामने आता है। ये उन पर कुछ पानी के प्रोजेक्टाइल फेंकना शुरू कर देता है, लेकिन सिर्फ जिनगुई को निशाना बना रहा होता है। जब वह भागने की कोशिश करता है तब भी यह उसका पीछा करता है, जिससे युकितो वहीं खड़ा रह जाता है उलझन में। जिनगुई युकितो से कहता है कि अरामितामा पर हमला करे जब वह उसकी तरफ पीट कर रहा हो। युकितो एक जादू का उपयोग करता है जो उसे राक्षस की पीठ पर प्रहार करने और उसे थका देने में मदद करता है, लेकिन पूरी तरह से पराजित नहीं करता। जब अरामितामा नीचे होता है, जिनगुई इसका अंत करने के लिए अपनी अंतिम चाल का उपयोग करते हैं। इससे यह टुकड़ों में बिखर जाता है, जिसके पीछे एक पानी का गड्ढा और कुछ बियर के कैन रह जाते हैं जो उसने इकट्ठा किए थे। हालांकि अरामितामा फिर से उठ खड़ा होता है क्योंकि जिनगुई उसे पूरी तरह से हरा नहीं पाता। वह इसे आदेश देने की कोशिश करता है, लेकिन यह उसके आदेश नहीं मानता कि फिर से उस पर हमला करता है। जिनगुई भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे पानी के प्रक्षेपे से मारता है, जिससे वो गिर जाता है। वह उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे कोई मदद नहीं मिलती। वो युकितो से कुछ करने के लिए कहता है, लेकिन युकितो को नहीं पता कि क्या करना है, लेकिन वो मदद के लिए कोई तरीका सोचने की कोशिश करता है। उसी समय हारू प्रकट होता है और अपनी वर्जिन ऊर्जा का उपयोग करके अरामितामा को बवंडर में खींच लेता है और उसे शुद्ध करता है। नीचे आइस्ता है और जिनगुई को इतना अधिक पीने के लिए डांटता है और चाहता है कि वह इसे रोक दे, लेकिन जिनगुई ऐसा जल्द ही करने वाला नहीं है। उसे ये पसंद है। युकितो हारू का उनके जीवन बचाने के लिए धन्यवाद करता है। हारू उसकी ओर देखता है और उसे देखकर खुश हो जाता है। वह उसे हवा में उठा लेता है क्योंकि उसे छोटे लड़के पसंद है। अब युकितो इस कार्य से हैरान है क्योंकि वह हारू को याद नहीं करता। जब जिनगुई हारू को यह बताता है और कहता है कि वह युकितो को डरा रहा है, तो वह आखिरकार उसे नीचे रख देता है। वह युकितो से अपना परिचय कराता है और बताता है कि वह भी उसके पिता के अधीन प्रशिक्षण ले रहा था। हारू युकितो को घर ले जाता है ताकि वे मोमोको के साथ कुछ डिनर का आनंद ले सकें। तीनों मिलकर एक ऐसा खाना खाते हैं जो युकितो के बचपन का पसंदीदा था। उसे मोमोको का खाना बहुत पसंद है। युकितो इसे याद करना चाहता है, लेकिन वह नहीं कर सकता। वह हारू की तारीफ करता है कि उसने पहले अरामितामा का कैसे ध्यान रखा। हारू उसे बताता है कि ले मास्टरी का मतलब अरामितामा को शुद्ध करना और द्वीपों की समरसता बनाए रखना है। मितामा उनके सहयोगी नहीं है क्योंकि वे उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन वे उनके दुश्मन भी नहीं हैं क्योंकि वे इरादतन भ्रष्ट नहीं होते। वे सिर्फ सह अस्तित्व में रहना चाहते हैं। इसलिए ले मास्टर का काम हर तरह से उस स्थिति में मदद करना है। युकितो समझता है। एक और दिन जिनगुई युकितो को एक अन्य द्वीप पर ले जाता है। पहला द्वीप यह अधिक विकसित है क्योंकि यहाँ संगीतकार हैं। बेंच पर बैठे जोड़े हैं जो सड़क पर ट्रेन करते हैं और बचा हुआ खाना है। वे ट्रेन से यात्रा करते हैं जो पानी के नीचे रेलवे पर चलती है। युकितो इस ट्रेन को देखकर उत्साहित है क्योंकि उसने कभी इतनी मूर्खतापूर्ण चीज नहीं देखी। जिनगुई उसे बताता है कि वह भी जब जवान था तो ऐसा करता था, लेकिन उसे वह याद नहीं है, इसलिए वो मायने नहीं रखता। जब वे पहुंचते हैं तो वे मुख्य आकर्षण देखने जाते हैं जो कहीं दिखाई नहीं देते। जब वे सड़कों में जाते हैं तो जिनगुई युकितो को छोड़ देने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, वे एक जेंशिन खिलाड़ी को एक प्रभावशाली करतब करते हुए देखते हैं। युकितो को यह करतब और जगह पसंद आती है क्योंकि उसने पहले कभी बाहर गाशा खिलाड़ी नहीं देखा था। वह जिनगुई को बताने की कोशिश करता है, लेकिन पाता है कि उसने उसे फिर से छोड़ दिया है। उसे ढूंढते हुए युकितो देखता है कि जोकर के चारों ओर भीड़ डर के मारे चिल्ला रही है। जोकर द्वारा अभिनय का हिस्सा के रूप में उपयोग की जा रही गेंद एक अरामिटामा में बदल जाती है। युक्तो स्थिति के खतरे को समझता है और एनिमाटामा हमला करने से पहले जोकर के पास पहुंचने की कोशिश करता है। वह महसूस करता है कि उसे इस स्थिति से निपटना होगा जैसे ही लोग वहां से भाग रहे हैं। केवल वही है जो यह कर सकता है क्योंकि यह उसका एनीमे है। वह मुख्य पात्र है। वह राक्षस का सामना करता है और अपनी शक्ति को आगे लाने और लड़ने की कोशिश करता है। अरामितामा उस पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन उसे सूट पहने एक और आदमी रोक लेता है। वह आदमी अका है जो दूसरे संशोधन का उपयोग करके निकालता है। एके उसे बताता है कि और भी अरामितामा है जो बाहर आने से रोकने के लिए बनी बाधा को पार कर रहे हैं। इसके बावजूद एका युकितो को इतने लंबे समय बाद देखकर खुश लगता है जैसे और लोग। वह उसे साथ ले जाता है जबकि वे अतीत के बारे में बात करते हैं और वह खुद को युकितो के पिता के पुराने में से एक के रूप में परिचय देता है। छात्रों, वो टिप्पणी करता है कि युकितो अपने पिता से कितना अलग है, जो कि सभी लोग कह रहे हैं जब से वो वापस आया है। युकितो आश्चर्य करता है कि एक ले मास्टर पिस्तौल का उपयोग करके अरामितामा का ध्यान कैसे रख रहा है। आगा समझाता है कि यह बिल्कुल वैसे ही जैसे पूर्वजों का इरादा था। युकितो को आश्चर्य होता है कि काम करने का एक अलग तरीका भी है और सोचता है ये कैसे काम करता है। तभी
आयका उसे एक इमारत के अंदर आमंत्रित करती है जिसमें उसका एक व्यवसाय है, एक लाउंज। जैसे ही वे अंदर आते हैं, जिंगी काउंटर के पीछे से उनका स्वागत करता है। युकितो उसे देखकर चिढ़ जाता है क्योंकि उसने उसे सड़क के बीच में अकेला छोड़ दिया था। युकितो और आयका के बैठने के बाद युकितो आयका से कुछ सवाल पूछने लगता है। जब उसने हारुकुराफू और अरामितामा को देखा तो वे खुश लग रहे थे, जो कि ले मास्टर्स हासिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब उसने आयका को ऐसा करते देखा तो यह कड़ा और आक्रामक लगा। आयका ने खुलासा किया कि उसने अरामितामा को शांत नहीं किया, बल्कि उसे समाप्त कर दिया। वो बताते हैं कि शुद्धिकरण प्रक्रिया अरामितामा को फिर से ऊर्जा का हिस्सा बनने में मदद करती है। हालांकि वह ऐसा नहीं करते क्योंकि वह सख्त और ठंडे हैं, इसलिए वह उन्हें पूरी तरह से खत्म कर देते हैं क्योंकि वे लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। पर्यटक द्वीपों में होने वाली घटनाओं के बारे में नहीं जानते। अरामितामा इसका फायदा उठाते हैं और उन्हें चोट पहुंचाते हैं, जिससे वह बहुत नाराज होते हैं। वह उन्हें बस खत्म करना पसंद करेगा। युकितो इस तरीके से सहमत नहीं है क्योंकि हारू इसे अपनी फीम बॉय शक्तियों से करता है और यह काम करता है। लेकिन आयका अरामितामा की तुलना में इंसानों की परवाह ज्यादा नहीं करता। वह लोगों को बचाना और राक्षसों को मारना पसंद करेगा, उन्हें फिर से आने का दूसरा मौका नहीं देता। आयका को लगता है कि हारू माकोटो की शिक्षाओं और अरामितामा को शुद्ध करने में अत्यधिक रुचि रखते हैं, जबकि वह बस उन्हें शूट करना पसंद करता है। युकितो आयका के करने के तरीके को स्वीकार करने से इनकार करता है। आयका उसे बताता है कि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है, वो अपने काम का तरीका नहीं बदलेगा। आयका का छात्र इबारा आता है ये बताने के लिए कि उन्होंने पहले की अरामितामा का मुख्य भाग खोज लिया है। युकितो सोचता है इसका क्या मतलब है, क्योंकि वह वहां था जब आयका ने उसे शूट किया था। आयका बताता है कि अरामितामा की आंखें नहीं थीं जैसी कि वह अब तक देख चुका है पहले। इसका मतलब है कि इसका असली शरीर कहीं और था और यह बस इलाके की जासूसी कर रहा था। वह जिंगी से कहता है कि युकितो को लेकर घर जाए और युकितो से कहता है कि वह हमेशा लॉन्स में वापस आने के लिए स्वागत है। वह इबारा के साथ चला जाता है। जिंगी और युकितो घर जाने वाली ट्रेन की ओर पैदल जाते हैं। युकितो जिंगी से पूछता है कि आयका किस प्रकार की कंपनी में काम करती है। जिंगी जवाब देता है कि यह एक ऐसी कंपनी है जो पहले गोली चलाती है और बाद में सवाल पूछती है। युकितो पूछता है कि जिंगी को इसके बारे में क्या लगता है, विशेष रूप से इन घटनाओं से निपटने के उनके तरीकों के बारे में। जिंगी सोचते हैं कि वे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यह वो नहीं है जो युकितो सुनना चाहते हैं। जिंगी समझाते हैं कि द्वीपों पर पर्यटन के बढ़ने के कारण बाहर से पर्यटक जो ऊर्जा लाते हैं, उसके कारण कई अरामितामा प्रकट हो रहे हैं। भले ही उनका इरादा नहीं हो, वे द्वीपों की सामंजस्यपूर्ण ऊर्जा को बाधित करते हैं। वे अरामितामा से चोटिल हो जाते हैं और आयका करती है हर बार सही काम करना चाहता है। अरामितामा और मितामा को मानव मानकों से नहीं मापा जा सकता। कभी कभी उन्हें संभालने की कोशिश में आपको चोट लग जाती है और वे आपके साथ मनुष्य की तरह सहानुभूति नहीं रखते। युकितो पूछता है कि हारू आयका के तरीकों के बारे में क्या सोचता है। जिंगी जवाब देता है कि वह उनके बारे में बहुत ऊंची राय नहीं रखता, लेकिन उसे यह चेतावनी देता है कि उनके इतिहास की वजह से उनके बारे में किसी को कुछ न कहे। युकितो सोचता है क्यों, क्योंकि उसने सोचा था कि वे दोनों उसके पिता के शिष्य थे और वे भाई थे। जिंगी उसे और कुछ नहीं बताता। वह उसे पीछे छोड़ देता है क्योंकि वह आयका के यहाँ अपना भत्ता भूल आया था। वह उसे पहले घर जाने को कहता है। जब वह आयका के पास वापस दौड़ रहा होता है, युकितो चला जाता है क्योंकि पहले भी जिंगी उसे छोड़ चुका है। इस समय यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ही वह चल रहा होता है और सोच रहा होता है कि वह खुद को अरामितामा में कैसे देखता है, जमीन अचानक हिलती है और वह एक जोरदार गर्जना सुनता है। लोग बस अफरा तफरी का माहौल बनाने के लिए आने लगे। युकितो सबके बीच दौड़ता है ताकि वह जान सके कि क्या हो रहा है। वह आयका की कंपनी के एक सदस्य मकिता से मिलता है और उसे यह खुलासा करता है कि वह भी एक ले मास्टर है ताकि उसे अंदर जाने दिया जाए। वह वहां अरामितामा का सामना करने जाता है और सोचता है कि आयका ने उसे बताया था कि अरामितामा लोगों को नुकसान पहुंचाने में संकोच नहीं करेगा। युकितो सोचता है कि वह इसे शुद्ध करने की कोशिश कैसे कर सकता है। वह अपनी शक्तियों का उपयोग करके एक शुद्धिकरण मंत्र डालता है। दुर्भाग्यवश उसका जादू पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है और उसकी शक्तियां मोटरसाइकिलों पर काम नहीं करती। उसी समय आयका की सुरक्षा टीम उस राक्षस पर अमेरिकी हथियारों का उपयोग करती है और जिंगी सही समय पर युकितो को वहां से निकालने के लिए आता है। टीम गोलियां चलाने में लगी रहती है, लेकिन अरामितामा पर कोई असर नहीं होता। फिर भी जिंगी सोचता है कि आयका की क्या योजना है अगर वे टीम के गोला बारूद खत्म होने से पहले अरामितामा को नहीं गिरा सकते। आयका आता है और स्थिति संभालने के लिए तैयार होता है। वह अपने हाथ का उपयोग कर जीव के सामने खड़ा होता है और अपनी चिदोरी को छोड़ देता है, जिसके चारों ओर एक काली आभा होती है। एक जादू करने के बाद वह रूपांतरित होने लगता है और दर्द में कराहने लगता है। उसका हाथ अरामितामा में बदल जाता है, जिसमें उसकी हथेली के बीच में एक आंख होती है। जब अरामितामा उस पर हमला करता है तो वह आसानी से अपनी बदले हुए हाथ से उसे हटा देता है। जिंगी युकितो को समझाता है कि आयके जो कर रहा है वह अरामितामा की ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है और उसे अपनी बना रहा है। प्राणी फिर से उठ खड़ा होता है और एक बार फिर आयक का सामना करता है। यह उस पर हमला करता है, लेकिन आयक उसे कुछ करने से पहले ही काट देता है। फिर वह काले और सफेद रंग के राक्षसों पर ठंडा दिखने के लिए एक नींबू निचोड़ता है। आयका कसम खाता है कि वह अपने दिवंगत गुरु और ड्रैगन से भी अधिक शक्तिशाली बनेगा। वह अरामितामा से काटी गई आंख को लेता है और उसका रस अपने मुंह में निचोड़ता है, उसे ग्रहण करता है। यह उसकी परिवर्तन स्थिति को उलट देता है और उसे शांत बनाता है। युकितो इस दृश्य का क्या मतलब निकाले ये नहीं जानता और जिंगी को भी उसे क्या बताना चाहिए ये नहीं पता। बाद में आयके का पीछा करते समय युकितो को एहसास होता है कि वह पहले की लड़ाई के कारण किस दर्द में है। अगले दिन जिंगी युकितो तीसरे द्वीप पर पहुंचा, जहां हारू और उसके छात्र रहते और प्रशिक्षण लेते हैं। ये द्वीप अधिक शांत और कम विकसित है,
यहाँ केवल जंगल और मंदिर हैं। जिंगी को यह पसंद नहीं है। वहाँ वाईफाई या लड़कियां नहीं है। वह केवल त्योहारों के समय आता है और अब वह केवल युकितो के अनुरोध पर आया। युकितो को हारू से मिलने और शायद उसके छात्रों से दोस्ती करने की उम्मीद थी। उनका छात्रों द्वारा स्वागत किया जाता है, शाओतारो और अयाको द्वारा, जिन्हें जिंगी बहुत पसंद नहीं करता। वे भी उन्हें उसके स्वभाव के कारण बहुत पसंद नहीं करते। वे उसे और युकितो को एक मंदिर तक ले जाते हैं जो चौथे द्वीप में ड्रैगनों को समर्पित है। जब युकितो और पूछताछ करता है तो वे उसे बताते हैं कि ड्रैगन कहाँ रहते हैं और वहां से दृश्य द्वीप दिखाते हैं। क्योंकि बहुत समय पहले ड्रैगन ने तबाही मचाई थी, इसीलिए उन्हें शांत करने के लिए इस मंदिर का निर्माण किया गया था। वे युकितो को ड्रैगन के बनाए हाल के इतिहास के बारे में बताते हैं और कैसे ये उसके पिता की मृत्यु का कारण था। युकितो को याद आता है कि आइका ने भी पहले एक ड्रैगन से ज्यादा मजबूत बनने की इच्छा जताई थी। अब उसे पता है कि वह आग के ड्रैगन की बात कर रही थी। उसे किसी तरह की एक याद आती है जहां उसे लगता है कि उसने पहले एक ड्रैगन से मुलाकात की है, लेकिन उसे याद में पानी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। अचानक वो वास्तविकता में वापस आ जाता है जब जिंगी छात्रों को उसके साथ एक पेय लेने के लिए परेशान करता है। जब जिंगी जबरदस्ती उन्हें पेय के लिए खींच कर ले जा रहा होता है, हारू पहुंच जाता है। वह युकितो का स्वागत मंदिर में करता है और उसे अंदर के अभिलेखागार में ले जाता है। हारू उसे कुछ फेंटानिल की पेशकश करता है ताकि वह आराम महसूस कर सके और पूछता है कि वह उससे मिलने क्यों आया। युकितो उसे उस दिन के बारे में बताता है जब वह पहले द्वीप पर गया और आइका से मिला। हारू आइका के बारे में सुनना नहीं चाहता, लेकिन युकितो को जारी रखने देता है। युकितो उसे बताता है कि उसने देखा कि आइका ने एक अरामितामा को पिस्तौल से भगा दिया। वह नहीं समझता कि उसे यह तरीका क्यों अपनाना है और वह हारू की राय पूछता है। हारू आइका के बारे में कुछ नहीं कहता। वह युकितो से पूछते हैं कि क्या वह ले ऊर्जा के बारे में जानता है और युकितो कहता है हाँ, लेकिन सिर्फ वही जो जिंगी ने उसे बताया है। वह उससे पूछते हैं कि क्या वह जानता है कि ले मास्टर्स अपनी शक्ति का उपयोग कैसे करते हैं और युकितो पुष्टि करता है कि उसे बताया गया है। हारू उसे बाहर के 3 द्वीप दिखाते हैं और उनकी 5G ऊर्जा की बड़ी धारा के बारे में बताते हैं जिसे युकितो को भी महसूस करना चाहिए। वह उसे अपनी आंखें बंद करने और ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है, जबकि यह बताता है कि ले ऊर्जा कैसे काम करती है और ले मास्टर्स इसके साथ क्या करते हैं। वो युकितो से कहता है कि वो अपनी चेतना में गहराई से देखें और इस ऊर्जा की मुख्य धारा को खोजें जहां से ले मास्टर्स अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। जब युकितो ऐसा कर रहा है तो हारू उसे रोक देता है इससे पहले कि वह और गहराई में जा सके। यह अनुभव युकितो को उत्साहित करता है, लेकिन हारू उसे बताता है कि उसे ऐसा करते समय सावधान रहना चाहिए क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है। उनके सामने एक मतामा प्रकट होता है और हारू युकितो को सिखाता है कि मतामा भी उसी ले ऊर्जा से बने होते हैं और ये हानि रहित होते हैं, लेकिन यदि स्थान दूषित हो जाए तो ये अरामितामा में बदल सकते हैं। वो फिर से बताता है कि ले मास्टर्स का काम इन जीवों को शुद्ध करना और उन्हें मुख्य धारा में वापस लाना है। युकितो जवाब देते हुए उसे बताता है कि आइका ने उस अरामितामा की आंख खा ली जिसे उसने निकाल दिया था ताकतवर बनने के लिए, लेकिन हारू को इसके बारे में सब पता है। वह युकितो को बताता है कि आइका भी दूषित कर रही है, खुद ही। इस तरह वह भी एक अरामितामा बन रहा है। युकितो सोचता है कि ए ऐसा भयानक काम सिर्फ ताकत के लिए क्यों कर रहा है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, जिंगी युकितो को अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना सिखाता रहता है। युकितो को ऊर्जा खींचना आता है, लेकिन उसे नियंत्रित करना नहीं। अपने प्रशिक्षण के दौरान वह गोजो की तरह व्यवहार करने की कोशिश करता है और गिर जाता है। ये बस एक भूकंप है जो 4 द्वीपों को हिला देता है। जिंगी उसे बताते हैं कि उसे केवल एक साधारण भूकंप से डरना नहीं चाहिए और इस तरह से अपना ध्यान नहीं खोना चाहिए। उसे और अधिक प्रशिक्षण करने की आवश्यकता है। अगले दिन एक और भूकंप आता है जो जिंगी को युकितो को उनके दिवंगत गुरु की कब्र पर ले जाने के लिए आमंत्रित करने के लिए प्रेरित करता है। जब वे कब्र पर पहुंचते हैं, जिंगी बैठता है और कुछ शराब पीता है। युकितो नहीं समझता कि केवल भूकंप आने पर उन्हें उसके पिता को सम्मान क्यों देना चाहिए। तभी 3 बुजुर्ग भी सम्मान देने के लिए वहां पहुंचते हैं। वे बताते हैं कि पिछले दिन और सुबह आए भूकंपों के कारण अग्नि ड्रैगन का मूड खराब हो सकता है। वे जिंगी से मकोतो को उनका सम्मान देने के लिए कहते हैं ताकि वह द्वीपों की रक्षा कर सके। वे सभी यहाँ वहाँ थोड़ी थोड़ी बात करते हैं जब तक युकितो ये नहीं पूछता कि उसके पिता ने 10 साल पहले द्वीपों की रक्षा के लिए क्या किया था। बुजुर्गों ने जिंगी से सब कुछ बताने के लिए कहा। जिंगी 2 ड्रैगन की तरफ इशारा करके शुरू करता है जो चौथे द्वीप में रहते हैं और उनके इतिहास और 10 साल पहले क्या हुआ के बारे में बताने लगता है। आग के ड्रैगन के उपद्रव के कारण द्वीप लगभग समुद्र में डूब गए, लेकिन वे नहीं डूबे क्योंकि मकोटो ने अपने जीवन के बदले 10 साल तक जमीन पर बैठे रहे। वे सभी बातचीत जारी रखते हैं और युकितो अपने दिवंगत पिता को श्रद्धांजलि देता है जिसे वह अभी भी याद नहीं करता। एक पल बाद वे इबारा को क्षेत्र छोड़ते हुए देखते हैं और जिंगी उसे पीने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन वह उन्हें नजरअंदाज कर देती है। जिंगी युकितो को उसके माता पिता की कब्रों पर सम्मान देने के लिए ले जाती है। युकितो वहां इबारा की चाबियां देखता है जो उसने गलती से गिरा दी थी और जिंगी से उसके साथ पहली द्वीप पर चलने के लिए कहता है ताकि उन्हें लौटाया जा सके। युकितो पहली द्वीप पर जिंगी को लाने के लिए माफी मांगता है। वह इक्का की छात्रा के साथ मेलजोल की उम्मीद नहीं करता, लेकिन वह जानता है कि उसे अपनी चाबियां चाहिए होंगी। जिंगी को यह बड़ी बात नहीं लगती क्योंकि उसे पहला द्वीप पसंद है। वे इक्का के स्थान पर पहुंचते हैं और उसे निकलने के लिए तैयार पाते हैं। वे उन्हें बताते हैं कि वे वहां क्यों हैं और वह उन्हें मकीता से बात करने के लिए कहते हैं। वह युकितो से कहते हैं कि घर लौटते समय सावधान रहना क्योंकि हालात कठिन हो सकते हैं। युकितो सोचते हैं कि आइका का क्या मतलब है, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। फिर दोनों बैठते हैं और मकीता से बात करते हैं। युकितो कब्रिस्तान में उनके व्यवहार के लिए माफी मांगते हैं क्योंकि इससे इबारा नाराज हो सकती थी।
मकीता उन्हें चिंता न करने को कहते हैं क्योंकि अयाका में लोग हंसते हैं। कब्रिस्तान में मजे करना सम्मान प्रकट करने का एक तरीका है। हालांकि यह ज्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई, जिससे शायद दूसरों को उदासी महसूस हो सकती है। जैसे इबारा। यूकितो पूछता है कि इबारा के माता पिता कैसे मरे और मिकितो उसे कहानी बताता है। कुछ साल पहले एक आग अर्मितामा प्रकट हुआ और उसके घर पर हमला किया, उसे जलाकर राख कर दिया। आयका ने हस्तक्षेप किया, लेकिन इबारा के माता पिता के लिए बहुत देर हो चुकी थी। वह बताता है कि यह एक कैनन घटना थी, लेकिन कुछ लोगों को इसे स्वीकार करना मुश्किल लगता है और वे अर्मितामा पर गुस्सा निकालते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। गिंगी शिकायत करता है कि बातचीत बहुत गंभीर हो गई है और मिकामा माफी मांगता है। युकितो मिकामा से इबारा को उसकी चाबियां देने के लिए कहता है, लेकिन मिकिता सोचता है कि युकितो को खुद ही करना चाहिए। वह इबारा को बुलाता है कि वह युकितो से मिलने आए। शुरू में दोनों थोड़े शर्मीले होते हैं, लेकिन युकितो अंत में चाबियां वापस दे देता है और इबारा उसका धन्यवाद करती है। इससे पहले कि वे और बात कर सकें, जमीन फिर से हिलती है। मिकिता सोचता है कि यह एक और भूकंप है, लेकिन जिंगी उसे सही करता है, कहता है कि यह एक अग्नि अरामितामा है। ये सुनकर इबारा वहां से जल्दी निकल जाती है। मिकिता गिंगी और युकितो से कहता है, जो उलझन में है, कि इबारा आग अरामितामा के आसपास हमेशा लापरवाही से व्यवहार करती है। गिंगी निर्णय करता है कि वह और युकितो उसे रोकने जाएंगे, जबकि मिकिता आयका को सूचित करता है। जब एके हालिया अर्मितामा घटना के बारे में इनुआ से बात कर रहा है और उन्हें जल्द ही निकासी के लिए तैयार होने की जरूरत है, तो उसे फोन आता है जिसमें आग अर्मितामा के प्रकट होने की सूचना दी जाती है। गिंगी और युकितो उन विस्फोटों की ओर भागते हैं जो अर्मितामा के कारण हो रहे हैं। रास्ते में वे एक महिला से मिलते हैं जो क्रैक स्मोकिंग करते हुए वैपिंग कर रही है। गिंगी उसकी मदद करता है और युकितो को इबारा का पीछा करने के लिए कहता है। इबारा अर्मितामा तक पहुंच जाती है जो 2 नागरिकों पर हमला कर रहा है। वह उनकी रक्षा करती है और अकेले ही उस प्राणी से मुकाबला करने की तैयारी करती है। उसके पिता की मृत्यु की यादें उसके मन में भर जाती हैं, जिससे वह अब और भागने का संकल्प लेती है। वह प्राणी की ओर बढ़ती है और उसे हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वह आसानी से उसे रोक देता है। वह उस पर आग का हमला करता है, लेकिन युकितो सही समय पर आकर उसे रोक लेता है, जिससे इबारा को याद आता है कि कैसे आयका ने भी उसकी उसी तरह रक्षा की थी। अरामितामा उन्हें आग से मारना बंद नहीं करता, लेकिन युकितो बनाए गए पानी के अवरोध को बनाए रखता है। फिर राक्षस पर हमला करने के लिए एक जादू का उपयोग करता है, और हालांकि यह प्रभावी है, ये उसे गिराने के लिए पर्याप्त नहीं है। युकितो इबारा से भागने के लिए कहता है। जैसे ही छातारो और याको उनके पास आते हैं, अरामितामा उन पर एक और अग्नि हमला करता है, जिसे युकितो की ढाल द्वारा थोड़े से रोका जाता है। युकितो दूसरों को भागने के लिए कहता है क्योंकि अरामितामा उनके लिए बहुत शक्तिशाली है। इबारा ऐसा करने से इनकार करती है क्योंकि अगर वे भागेंगे तो अरामितामा उनका पीछा करेगा। यह द्वीप के लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है अगर वे कभी लड़ाई में फंस जाते हैं। वह उन्हें बताती है कि वह इसे खुद संभाल सकती है और अकेले ही उसका सामना करने जाती है। वह बिजली की अपनी शक्तियों का उपयोग करके प्राणी पर प्रहार करने में सफल होती है और युकितो से कहती है कि वह उसकी मदद करे। युकितो एक बड़ा बाधा बनाता है ताकि अरामितामा को पानी में धोकर उसकी आग बुझाई जा सके। ये प्रारंभ में काम करता है, लेकिन प्राणी अभी भी खड़ा है। अब उन्हें इसे फिर से करना होगा। युकितो चिंतित है कि वे इसके खिलाफ नहीं जीत पाएंगे, लेकिन वे ले मास्टर्स हैं, ये उनका काम है। वह चटारो और याको से भी मदद मांगता है और सभी उस प्राणी पर एक के बाद एक हमला करते हैं। हालांकि अरामितामा को गिराने के लिए यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। समूह को फिर से इसे करने की आवश्यकता है। इसका सामना करने के लिए हवा, पानी और बिजली का उपयोग करना होता है, जब तक कि वे इसे सफलतापूर्वक शुद्ध नहीं कर देते। वे अपनी जीत का जश्न मनाते हैं, लेकिन वह पल क्षणिक होता है जब चौथे द्वीप से 3 अग्नि पत्थर उनकी ओर आते हैं और उनके पास गिरते हैं। पत्थर जल्दी से अरामितामा में बदल जाते हैं, जो तुरंत उन पर आग से हमला करते हैं। संयोग से युकितो तेजी से काम करता है और अपने और दूसरों के चारों ओर एक जल अवरोध बनाता है ताकि वे खुद को बचा सके। हालांकि वह लगभग तुरंत ही थक जाता है और अवरोध टूट जाता है। इबारा यह योजना बनाती है कि वह एक चारे के रूप में काम करती है, जबकि बाकी लोग भाग जाएं क्योंकि कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन वे भागने से पहले ही एक अर्मितामा उनके चारों ओर अग्नि अवरोध बना देता है, जिससे वे भागने का कोई रास्ता नहीं छोड़ता और उन्हें लड़ने पर मजबूर करता है। युकितो जानता है कि अरामितामा बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वह सभी की रक्षा करना चाहता है और वादा करता है कि उन्हें मरने नहीं देगा। उसकी आंखें चमकती हैं जैसे ही उसकी शक्ति बढ़ती है, लेकिन वे रुक जाते हैं जब हारू आता है और वर्तमान में हमला कर रहे अरामितामा को संभाल लेता है। आयका भी आती है और एक अन्य को संभाल लेती है, और वे दोनों मिलकर तीसरे का ख्याल रखते हैं, फिर भी उसे पूरी तरह से नहीं हटा पाते। जब वे अपने छात्रों की जांच करते हैं तो तीसरा अर्मितामा वापस उठ खड़ा होता है, जिससे आयका को थोड़ी खुशी होती है। वह उस अर्मितामा की आंख लेने जाता है जिसे उसने निशाना बनाया था और उसे ग्रहण करने की कोशिश करता है, लेकिन हारू तुरंत उसे शुद्ध कर देता है। यह आयका को गुस्सा दिलाता है और हारू उससे पूछता है कि अगर मकोटो उसे काले जादू का उपयोग करते हुए देखता तो क्या सोचता। आयका इस सवाल से तंग आ चुका है क्योंकि मकोटो उनकी कमजोरी के कारण मारा गया। वह उसका बदला लेना चाहता है और नहीं चाहता कि हारू उसके रास्ते में आए। जब वे बहस कर रहे होते हैं तब तीसरा अरामितामा उन पर हमला करने की तैयारी करता है। इससे पहले कि वह ऐसा कर सके, हारू अपनी हवा की शक्ति का उपयोग करके इसके कुछ हिस्सों को नष्ट कर देता है और आयका उसकी आंख में गोली मारता है। जब आंख नीचे गिरती है तो आयका इसे पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन जब हारू ये देखता है तो वह उसे हवा से रास्ते से हटा देता है। इससे आयका को गुस्सा आता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि हारू उसके रास्ते में खड़ा हो। वह अपनी काली जादू की शक्ति का उपयोग करता है और उसका हाथ रूपांतरित हो जाता है। वह इसका इस्तेमाल हारू के सभी हमलों को रोकने के लिए करता है। गिंगी आता है और जब बाकी दोनों मास्टर्स नहीं देख रहे होते हैं, उस आंख को शुद्ध कर देता है, जिससे आयका की गुस्सा और बढ़ सकता है।
गिंगी अपनी निराशा व्यक्त करता है क्योंकि वे अपने छात्रों के सामने लड़ रहे हैं और माकोटो इस व्यवहार को मंजूरी नहीं देता। दोनों शिक्षक अपनी गलती का एहसास करते हैं और अपने छात्रों से माफी मांगने जाते हैं। हारू आयका से कहता है कि माकोटो उसके काले जादू के इस्तेमाल को मंजूरी नहीं देगा, लेकिन आयका को इस बात की परवाह नहीं है कि एक मृत व्यक्ति क्या सोचता है। शाम को इबारा यूकितो, जिंगई और हारू के छात्रों को ट्रेन स्टेशन पर विदा करता है। वे दिन की घटनाओं पर चर्चा करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। यूकितो इबारा का धन्यवाद करता है कि उसने राक्षस को हराने में उसके साथ काम किया और फिर से साथ काम करने की आशा करता है। जब वह उसकी साहस की प्रशंसा करता है तो इबारा उससे उसका नंबर मांगती है ताकि वे संपर्क में रह सकें। चेचिरो और याक्को भी इबारा के संपर्क में रहना चाहते हैं, लेकिन उनके गुरुओं के बीच के मुद्दों के कारण वे मानते हैं कि एक दूसरे से दूर रहना ही बेहतर है। फिर भी वे यूकितो के संपर्क में रहेंगे और काम के बाहर उसके साथ दोस्त बनेंगे। अंततः चारों छात्र एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, अपने गुरुओं के बीच की नाराजगी को नजरअंदाज करते हुए। जब यूकितो उस रात घर पहुंचता है तो वह मोमोको से आयका और हारू के बीच क्या हुआ पूछता है और वह उसे सब कुछ बताती है जो वह जानती है। वह कहती है कि हारू ने उसे आयका के साथ अपनी लड़ाई के विवरण नहीं बताए, लेकिन उसने इतना जरूर कहा कि जिस दिन उन्होंने माकोटो को निर्जीव पाया, आयका कभी वहीं नहीं रही। उसे ऐसा लगा जैसे वह अब द्वीपों में जी नहीं सकता और उसने एक साधारण मास्टर के रूप में अपने भविष्य पर पुनर्विचार किया। इसने उसे और हारू को बहुत लड़वाया, एक बिंदु तक जहां आखिरकार आयका ने छोड़ने का फैसला किया और चला गया। उसने सालों बाद लौटने की कोशिश की, लेकिन हारू के साथ उसका रिश्ता कभी वैसा नहीं रहा क्योंकि उसने भी उनके गुरु की शिक्षाओं को छोड़ने का फैसला किया था। अगले दिन यूकितो बरामदे में सो रहा होता है जबकि जिंगई अंदर पी रहा होता है। उसे वही सपना आता है जो उसे तब आता था जब वह अभी भी मुख्य भूमि में था। वह इस सपने को लंबे समय से नहीं देख रहा है। सपने में हमेशा की तरह पानी पर तैरते रहने की बजाय वह गहराई में नीचे की ओर देखता है। वो एक लाल रोशनी देखता है जो चमक रही है। जब वह ध्यान से देखता है तो वह ले ऊर्जा की मुख्य धारा को देखता है जिसे अचानक इस लाल रंग ने तेजी से घेर लिया। ये रोशनी अरमिदामा की आंख निकलती है जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। इससे उसे डूबने का एहसास होता है और वह संघर्ष करने लगता है, जिससे वह अचानक उठ जाता है। जिंगई पूछता है कि क्या हुआ और वह उसे बताता है कि यह बस एक अजीब सपना था। जिंगई देखता है कि उसकी आंखें चमकदार नीले रंग में चमक रही हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं पूछता। उस समय यूकितो को उसके दोस्तों से संदेश मिलते हैं जो उसे तीसरे द्वीप में त्योहार के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। यूकितो बहुत खुश है ऐसा निमंत्रण प्राप्त करके क्योंकि यह उसका पहला मौका है और लंबे समय तक अकेला रहने के बाद वह खुश है कि आखिरकार उसे दोस्तों के साथ त्योहार का आनंद लेने के लिए मिल गया है। जिंगई जो उसके कंधे पर से उसके संदेश देखता है उसे एक मुखौटा देता है जो मकोटो का था। तो त्योहार में नकाब पहनना प्रथा है, इसलिए यह उसे अच्छी तरह से सूट करेगा। त्योहार की रात आती है और जिंगई यूकितो को वहां ले जाता है। यूकितो दृश्य, भीड़ और वहां की हर चीज से प्रभावित होता है। बाद में जब हर कोई अभी भी महोत्सव का आनंद ले रहा था, चौथे द्वीप पर ज्वालामुखी फटता है क्योंकि आग का ड्रैगन फिर से जाग गया है। महोत्सव में लोग देखते हैं कि एक आपदा होने वाली है और घबराने लगते हैं। उन्हें 10 वर्ष पहले की घटना याद आती है जब चीजें इसी तरह शुरू हुई थी। इमुओ उन्हें शांत करता है ताकि वे ज्वालामुखी के उन्हें जला देने से पहले द्वीपों को खाली करने की तैयारी कर सकें। यूकितो चिंतित है और जिंगई से पूछता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। जिंगई हंसते हैं और यूकितो से पूछते हैं कि वह इन द्वीपों के बारे में क्या सोचते हैं। यूकितो समझ नहीं पाते कि जिंगई ऐसे समय में कैसे हंस सकते हैं और बेकार के सवाल पूछ सकते हैं। वह जवाब देते हैं कि उन्हें द्वीप पसंद है। जिंगई कहता है कि उसे भी द्वीप पसंद है और वह एक टेलीपोर्टेशन मंत्र करके बिना चेतावनी दिए यूकितो को छोड़कर चला जाता है। यूकितो स्तब्ध रह जाता है, बिल्कुल नहीं जानता कि क्या करना चाहिए। अगले दिन जब द्वीपवासी खाली कर रहे होते हैं, हारू अपने छात्रों के साथ यूकितो से बात करने आता है। वह यूकितो को बताता है कि पहले से क्या हो रहा है, 10 साल पहले क्या हुआ था और यह फिर से क्यों हो रहा है। वो बताता है कि 15 साल पहले जब जल ड्रैगन की शक्ति कम हो गई थी तो मकोटो ने इस मामले को संभाला था। उसने ऊर्जा को संतुलित करने के लिए जल ड्रैगन की शक्ति को पुनर्स्थापित करने के लिए एक अनुष्ठान किया था। इस प्रक्रिया में उसने ड्रैगन को ले ऊर्जा से हटाया और उसकी विशाल जीवन धारा को एक छोटे में बदल दिया जिसे पोषित किया जा सके। इससे ड्रैगन को अपनी पूर्व शक्ति प्राप्त करने और तैयार होने पर ले ऊर्जा में वापस जाने में मदद मिलेगी। वो ड्रैगन यूकितो है। ये उनकी अविश्वसनीय ले महारत की प्रतिभा और उनकी शक्ति के बावजूद नौसिखिया होने से समझाया जा सकता है। ये समय रेखा के साथ भी मेल खाता है। और हालांकि हारू केवल संदेह कर रहा है, वह निश्चित नहीं है, लेकिन उसे पुष्टि करना चाहता है। वह यूकितो से अपने हाथ को उसके हाथ से लगाने के लिए कहता है। हारू जादू का उपयोग करता है जो उसके संदेह की पुष्टि करता है। यूकितो वही जल ड्रैगन है जिसे मकोटो ने अपने बेटे के रूप में बनाया, लेकिन चूंकि यूकितो एक मानव बालक है, उसे अपने पूर्ण शक्ति तक पहुंचने और द्वीपों में शांति लाने के लिए लंबे समय तक भयंकर प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। एक और विकल्प यह होगा कि उसे वापस ले ऊर्जा में छोड़ने के लिए एक नया अनुष्ठान किया जाए। हारू यूकितो से अनुरोध करता है कि वह बहुत मेहनत से प्रशिक्षण ले और एक स्वस्थ पुरुष बने ताकि वह एक दिन अपना सच्चा स्वरूप धारण कर सके। वह अपने छात्रों से अनुरोध करता है कि वे मोमोको के साथ चले जाएं और निकासी करें। वह चौथे द्वीप पर जाने की योजना बनाता है ताकि वही किया जा सके जो तब मकोटो ने किया था। वह उन छात्रों से कहता है जो उसके साथ जाना चाहते हैं कि अपनी भावी पढ़ाई के लिए जिंगई की ओर देखें क्योंकि वे परिवार हैं, भले ही उनका आपस में कभी कभी मेल ना हो। फिर वह रवाना हो जाता है। वह चौथे द्वीप पर पहुंचता है और बाधा का मंत्र पढ़ना शुरू करता है, लेकिन ऐका के आगमन से बाधित हो जाता है। वे इस बात पर बहस करने लगते हैं कि कौन खुद को बलिदान करेगा ताकि दूसरा छात्रों की देखभाल कर सके। इससे ड्रैगन को उनके सामने प्रकट होने का पर्याप्त समय मिल जाता है। आयका कोई समय बर्बाद नहीं करता। वह अपने हाथ को अरामितामा हाथ में बदल लेता है और ड्रैगन पर हमला करने के लिए जाता है।
हालांकि ड्रैगन उससे ज्यादा ताकतवर है। हारू को नफरत है कि आयका लापरवाह हो रहा है और उसे उसका साथ देना पड़ रहा है, लेकिन वह भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। वह ड्रैगन पर हमला करता है जो हमला करना नहीं रोकता। वह और अक्का बहस करते रहते हैं, लेकिन जब समय आता है तो वे एक साथ ड्रैगन पर हमला करने का फैसला करते हैं। हमला होता है, लेकिन यह अभी भी नुकसान करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये केवल उन्हें थका देता है। फिर ड्रैगन पलटवार करता है और इक्का को मारता है। हारू उसके पास जाता है और उसे वहां से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैगन नहीं रुकता। वह उन्हें फिर से हमला करता है। सौभाग्य से युकितो और अन्य लोग समय पर पहुंच जाते हैं और उन्हें हमले से बचाते हैं। मास्टर बच्चों को वहां देखकर खुश नहीं है, क्योंकि यह बहुत खतरनाक है, लेकिन वे इसे जाने देते हैं और उनकी मदद का उपयोग करते हैं। वे सब मिलकर काम करते हैं और ड्रैगन को रोकते हुए एक के बाद एक हमला करते हैं। काम अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ड्रैगन कमजोर नहीं लगता। वे अपनी पूरी कोशिश करते रहते हैं, लेकिन यह थका देने वाला हो जाता है। हारू अपने मास्टर मंत्रों में से एक का उपयोग करके ड्रैगन को जंजीर से बांधता है और ज्वालामुखी में धकेलता है। ड्रैगन जंजीरों को तोड़ने में सफल हो जाता है और फिर से बाहर निकल जाता है। अक्का फैसला करता है कि वह अपनी काली जादू का उपयोग करके अरामितामा में बदल जाएगा और हारू की मदद से ड्रैगन पर हमला करेगा। अरामितामा से अरामितामा। दुर्भाग्यवश ड्रैगन अब भी बहुत मजबूत है और उस पर इसका असर नहीं होता। जब लड़ाई समूह पर भारी पड़ने लगती है तो जिंगई मदद करने के लिए पहुंचता है। यह समय है उसके लिए उस अनुष्ठान को करने का जिसकी उसने अपनी पूरी जिंदगी तैयारी की है। युकितो जिंगई से पूछता है कि वो कहाँ था और जिंगई जवाब देता है कि वह अभी भी अपने मन को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। और युकितो से पूछता है कि क्या वह अपनी जल ड्रैगन शक्तियां वापस चाहता है, और युकितो स्वीकार करता है। जिंगई स्वीकार करता है कि वह अपने द्वीप और उसके लोगों की रक्षा करना चाहता है। वह बताता है कि उसे वह मंत्र पता है जिससे युकितो को उसके ड्रैगन रूप में वापस लाने के लिए अनुष्ठान किया जा सकता है। अब यह समय है कि वो जो करने की प्रतीक्षा कर रहा था वो करे। जब अग्नि ड्रैगन फिर से चलना शुरू करता है तो जिंगई सबको घोषणा करता है कि वो अपने जीवन के अंतिम कर्तव्य के रूप में इसे अंजाम देगा। तो इसका कारण यह है कि अनुष्ठान से उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन वह इसे नहीं कहता। वह जल्दी से एक जादू करता है ताकि खुद को और युकितो को ले ऊर्जा क्षेत्र में ले जा सके। युकितो वहां होने पर भ्रमित हो जाता है, इसलिए जिंगई समझाता है कि उसे जल ड्रैगन की आत्मा को ले ऊर्जा से जोड़ने वाले एक माध्यम के रूप में कार्य करना होगा। चूंकि उसकी जल ऊर्जा मजबूत और युकितो के साथ अत्यधिक संगत है, ये काम करेगा। युकितो सोचता है कि जिंगई निश्चित नहीं लग रहा, इसलिए क्योंकि जिंगई वास्तव में अपनी जान खोने से डरा हुआ है, लेकिन वह फिर भी अपने घर की रक्षा करना चाहता है। वह युकितो से कूदने के लिए कहता है, लेकिन युकितो मना कर देता है क्योंकि यह जोखिम भरा लगता है। जिंगी उसे चिंता न करने के लिए कहता है क्योंकि वह भी वहां होगा। युकितो जिंगी के कनेक्टर होने के बारे में पूछता है और जिंगी इसे समझाता है कि उसे उसके लिए अपनी जान देनी होगी। युकितो बिल्कुल भी यह नहीं चाहता, लेकिन जिंगी उसे पीछे हटने का मौका नहीं देता। वो उसका हाथ पकड़कर ऊर्जा में कूद जाता है। वे उस पानी में उतरते हैं जिसमें जल ड्रैगन सो रहा है और युकितो उसके साथ जुड़ जाता है। अपनी शक्तियों और यादों को पुनः प्राप्त करता है। जैसे ही शक्ति उसके अंदर बहने लगती है, जिंगी उसे धारा से बाहर खींच लेता है, इससे पहले कि वह वास्तविक दुनिया से गायब हो जाए। जिंगी का शरीर जमीन पर गिर जाता है और युकितो जाग जाता है। युकितो तुरंत इतना पानी उत्पन्न करता है कि सूखी हुई झील भर जाती है, जबकि बाकी लोग रास्ते से हट जाते हैं और किनारे से देखते हैं। फिर युकितो जल ड्रैगन में बदल जाता है ताकि अग्नि ड्रैगन का सामना कर सके। जल ड्रैगन अपनी शक्तियों का उपयोग आग ड्रैगन पर हमला करने के लिए करता है और एक युद्ध शुरू होता है, लेकिन यह युद्ध पूरी तरह से विजय के लिए नहीं, बल्कि सामंजस्य के लिए है। दोनों ड्रैगन संघर्ष कर रहे हैं ताकि सामंजस्य पैदा हो। दर्शक युकितो के लिए चिंतित हैं। वे आशा करते हैं कि वह आग ड्रैगन के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकता है और शांति बहाल कर सकता है, लेकिन उन्हें यकीन नहीं है कि वह मानव रूप में उनके पास लौटेगा या नहीं। युकितो पानी के ड्रैगन के अंदर आग के ड्रैगन से बात करता है और उसे इतने लंबे समय तक अकेला छोड़ने के लिए माफी मांगता है। वह उसे शांत करता है और आग का ड्रैगन शांत होने लगता है। फिर वे एक हो जाते हैं और ले ऊर्जा में वापस गिर जाते हैं क्योंकि संतुलन फिर से स्थापित हो गया है। लड़ाई का अचानक अंत दूसरों को भ्रमित कर देता है। युकितो इंसान के रूप में लौटता है और जिंगई को जगाने जाता है, लेकिन जिंगई जगती नहीं है। हारू उसे बताता है कि जिंगई मर चुकी है, जो उसे तबाह कर देता है। हर कोई घर लौटता है और लोगों को जो हुआ उसके बारे में जानकारी देता है। जल्द ही जिंगई का अंतिम संस्कार किया जाता है और युकितो अब भी गहरे सदमे में है। वो अपने कमरे में रहता है और किसी से बात नहीं करता। उसके दोस्त भी उसके बारे में चिंतित हैं, लेकिन इससे अधिक वे जिंगई के निधन से दुखी हैं। जिंगई अपने शरारतों के लिए प्रसिद्ध था और द्वीप के कई लोगों को बुरे तरीके से याद रहता था। हालांकि उनमें से किसी ने नहीं सोचा था कि उसकी इतनी जल्दी ऐसी तकदीर होगी। मोमोको युकितो के कमरे में जाती है ताकि उसे आखिरी बार जिंगई को देखने के लिए आमंत्रित कर सके। युकितो अभी भी दुखी है और खुद को दोषी मानता है कि अगर वह खुद से जल ड्रैगन बनने के लिए पर्याप्त मजबूत होता तो जिंगई को अनुष्ठान नहीं करना पड़ता। मोमोको उसे सांत्वना देती है और कहती है कि जिंगई ने जो किया वह नहीं करता अगर कोई दूसरा रास्ता होता। बाद में युकितो एक मिटामा को देखता है जो उसके कमरे से जिंगई के शरीर के पास जाता है। वह उसका पीछा करता है और वहां इनुओ को पहरा देते हुए पाता है। इनुओ आइलैंड की मदद करने के लिए उसका धन्यवाद करता है। हालांकि वह इस पर निराशा व्यक्त करता है कि इसके लिए उसके परिवार के एक और सदस्य को गुजरना पड़ा जो दिल तोड़ने वाला है। युकितो नहीं जानता कि और क्या कहे, क्योंकि वह इस बात पर गर्व नहीं करता कि सब कुछ कैसे हुआ। हालांकि उसने बहुत मदद की। इनुओ कमरे से बाहर चला जाता है, युकितो को जिंगई के साथ अकेला छोड़कर। युकितो जिंगई के पास जाकर उससे बात करता है और जो कुछ भी उसने किया उसके बारे में अपनी सारी निराशा व्यक्त करता है। वह उसे स्वार्थी कहता है और मांग करता है कि वह जागे और खुद को समझाए।
उस क्रोध के क्षण में युकितो ले एनर्जी क्षेत्र में खींचा जाता है और देखता है कि जिंगई एक खंभे को कसकर पकड़े हुए हैं। वह मदद मांगता है क्योंकि वह मुख्य धारा की ओर खींचा जा रहा है और वह नहीं जाना चाहता। युकितो नहीं जानता कि क्या करना है और जिंगई उसका मजाक उड़ाता है कि वह खुद को उसका छात्र कहता है, लेकिन अपनी शक्ति का सही ढंग से उपयोग करने में विफल रहते हैं। इससे युकितो उनसे व्यंग्यात्मक रूप से मुंह मोड़ लेता है, जिससे जिंगई बार बार माफी मांगने लगता है। लेकिन उसी समय वह धारा में बह जाता है और युकितो उसे रोक नहीं पाता। फिर युकितो वास्तविकता में लौट आता है। उसे एक विचार आता है और वह मोमोको से हरू और बाकी लोगों को बुलाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह अभी भी जिंगई को बचा सकता है। वह बाहर दौड़ता है और अपने आप जल ड्रैगन में बदल जाता है। हरू, अका और उनके छात्र सभी महसूस करते हैं जब युकितो जल ड्रैगन में बदल जाता है। वे नहीं जानते कि वह क्या कर रहा है, लेकिन हवा में सतर्क हो जाते हैं। युकितो ऊर्जा के क्षेत्र की कल्पना करता है और चौथे द्वीप के ज्वालामुखी में गोता लगाकर फिर से वहां जाने का फैसला करता है। जो इसे सील कर रहा था उसे तोड़कर वह ऊर्जा क्षेत्र में पहुंचता है और जिंगई को ढूंढने लगता है। वहां इतनी अधिक ले ऊर्जा है जो धारा के द्वारा मुख्य धारा में खींची जा रही है। युकितो को नहीं लगता कि वह समय रहते जिंगई के लिए ऊर्जा को ढूंढ पाएगा, हालांकि वह खोजता रहता है। उसी समय उसकी मुलाकात अपने पिता से होती है और वह उन्हें पहचान लेता है। इस बार वे थोड़ी बातचीत करते हैं। मकोटो बताते हैं कि पिछले 10 वर्षों से जब युकितो मुख्य भूमि में था, वह ले ऊर्जा में अग्नि ड्रैगन को निष्क्रिय रखे हुए थे। कारण यह था कि वह चाहता था कि युकितो मुख्य भूमि में बड़ा हो ताकि वह एक मनुष्य के रूप में अपनी छवि विकसित कर सके, न कि एक ड्रैगन के रूप में। ये सुनिश्चित करेगा कि युकितो एक मानव और एक ड्रैगन दोनों होंगे। वह एक पुत्र बने रहेंगे। यह द्वीप पर उसके बिना नहीं होता। अब जब युकितो लौट आया है, मकोटो आग ड्रैगन को नियंत्रण में रखने का काम उसे सौंप देता है और वह अच्छे की आशा कर रहा है। हालांकि मकोटो ने चाहा था कि पिछले 10 वर्षों में जो हुआ वह न होता, ताकि वे पिता और पुत्र के रूप में साथ रह सकते। युकितो अपने पिता के कारणों को समझता है और उसके बाद वह उससे जिंगई को ढूंढने में मदद करने के लिए कहता है, क्योंकि वह उसे वापस जीवन में लाना चाहता है। मकोटो रास्ता दिखाता है क्योंकि उसे वहां कैसे चलना है पता है। वह 1 दशक से मृत है। रास्ते में मकोटो अपने बेटे को ले मास्टरी के बारे में कुछ बातें सिखाते हैं और कैसे उसके आसपास की ऊर्जा को प्रभावित न करना है, खासकर ले एनर्जी क्षेत्र में। उसे अपने बेटे से बात करना पसंद है, भले ही इसमें बहुत समय लगा। युकितो ये सुनकर हैरान है कि माकोतो अब भी उसे अपना बेटा मानते हैं। इससे उसे खुशी होती है। उसने ये भी खुलासा किया कि उसने जिंगई की आत्मा पर एक मंत्र डाला ताकि वह बाद के जीवन में जाने से पहले थोड़ी देर और ठहर सके। तो वे दोनों जल्दी करते हैं ताकि वे मंत्र के खत्म होने से पहले पहुंच सकें। जब वे ऊर्जा में यात्रा करते हैं, बाकी मास्टर्स और उनके शिष्य तीसरे द्वीप पर ड्रैगन की मंदिर में इकट्ठा होते हैं। हारू एक आह्वान अनुष्ठान करता है जो कुछ समय लेता है और अवांछित ऊर्जा को भी बुलाता है। युकितो और मकोटो अंततः जिंगई को खोज लेते हैं, जो उस ऊर्जा धारा में डूब रहा है, जो उसे बाहर ले जाने की कोशिश कर रही है। वह बार बार युकितो से जल्दी आने और उसे बचाने की विनती करता रहता है और युकितो उसे बचा लेते हैं। जिंगई हमेशा उम्मीद करता था कि युकितो उसे बचाएंगे, भले ही उसे विश्वास नहीं था। जब युकितो उसे बताता है कि घर पर सभी उदास हैं, जिंगई जवाब देता है कि और कोई रास्ता नहीं था। मकोटो उसे डांटता है क्योंकि और भी कई रास्ते थे। अगर कुछ भी काम नहीं किया तो उन्हें द्वीपों को जलने के लिए छोड़ देना चाहिए था। बात करने के बाद युकितो मकोटो से पूछता है कि क्या उसे पता है कि द्वीप कहाँ है, ताकि वह जिंगई के साथ इस क्षेत्र को छोड़ सके। मकोटो जवाब देता है कि उसे पता था क्योंकि ज्वालामुखी पर बाधा थी, लेकिन चूंकि युकितो ने उसे तोड़ दिया, अब उसे पता नहीं है। युकितो चारों ओर देखता है और दूर चमक देखता है और उसके लिए जाने का फैसला करता है। वह जिंगई का हाथ पकड़ता है और उसे ले जाता है। वह सोचता है कि चमकने वाली चीज रास्ता हो सकती है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। किसी तरह वह उसे हाथ में पकड़ लेता है। यह हरू की कॉल निकलती है जो उन्हें संवाद करने का मौका देती है। कॉल गायब हो जाती है क्योंकि यह उन्हें दिशा दिखाती है जिसमें उन्हें जाना है। जाने से पहले वे मकोटो को अलविदा कहते हैं, जो उन्हें बताता है कि उसे ऊर्जा क्षेत्र में अग्नि ड्रैगन के साथ रहना है, और दोनों लड़के चले जाते हैं। बाहर इका अपनी शक्ति को जागृत करता है ताकि वह जल ड्रैगन के लिए स्थापित जल मंदिर के भीतर पहुंच सके। उसका हाथ ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करता है और युकितो को पकड़कर खींचता है उससे। लेकिन एक क्षण के लिए युकितो उसके पकड़ से फिसल जाता है और एक अन्य आयाम में पहुंच जाता है जहां आग के ड्रैगन की ऊर्जा है। वह नहीं चाहता कि वह जाए, लेकिन वह उसे इंतजार करने के लिए कहता है। वह आएगा वापस। वह समझाता है कि उसे द्वीप पर भी रहना है क्योंकि वह जल का गुरु होने के साथ साथ एक साधारण मास्टर भी है। अग्नि ड्रैगन थोड़ा और इंतजार करने के लिए सहमत हो जाता है और उसे जाने देता है। अक्का उसे फिर से पकड़ता है और उसे और जिंगई को वहां से खींच लाता है। युकितो जल्द ही असली दुनिया में जागता है और पाता है कि जिंगई अब उसका हाथ नहीं पकड़ रहा है। घर वापस जिंगई जागता है और मोमोको और इनुओ को चौंका देता है। वे जानते हैं कि वह कुछ मिनट पहले मर चुका था, लेकिन अब वह एक डियर। जब युकितो को पता चलता है कि जिंगई फिर से जीवित है तो वह खुश हो जाता है और अपने दोस्तों से परेशान करने के लिए माफी मांगता है। इक्का और हारू को अपने भाई के साथ होने पर राहत महसूस होती है वापस। इससे उन्हें एहसास होता है कि वे अपने परिवार की परवाह करते हैं। ये उनके बीच की तनाव को तोड़ने में मदद करता है और जब सबसे ज्यादा जरूरी होता है तो एक साथ काम करने का फैसला करते हैं। अक्का अपने गुरु की शिक्षाओं की ओर लौटता है और युकितो अपने दोस्तों के साथ हाई स्कूल जाता है। अब उसे पता है कि वह कहां से है और वहां खुशी से रहता है।